अच्छा सलमान साहब, अरविंद ने जो बात की ना कि मुसलमान डॉन वहां पे हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मजहब को आप उसमें ला रहे हैं, लेकिन ये एक बता रहे हैं कि एक कम्युनिटी जो है वो किस हद तक जा सकती है। यहां पे आप देखिए पाकिस्तान में खादम रिजवी साहब जो कुछ कर सकते थे, क्या क्रिश्चियंस की कोई ग्रीवेंसेस नहीं है? क्या अहमदियों की कोई ग्रीवेंसेस नहीं है? वो अगर इस तरह का करते तो उनको मार मार के उनको जो है ना वो लहूलुहान कर दिया जाता। लेकिन खादम रिजवी के फॉलोअर्स के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, ये फर्क है। और वहां पे जाके उनको हजार हजार, सर सुन ले प्लीज सुन ले, उनको हजार हजार रुपया जाके एक मिलिट्री ऑफिसर देता है। और सर आपने कहा कि पाकिस्तान में भी आवाजें हैं। सर आज मुबारक अली की क्या हालत है, उनकी कितनी कदर अफजाई होती है, कितनी यूनिवर्सिटियां उनको बुलाती हैं, कितने यूनिवर्सिटियां परवेज हुद भाई को बुलाती हैं। तो सर इस तरह ना करें। और ये भी बता दीजिए कि मुबारक अली पाकिस्तान में जो मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाया जाता है उसके बारे में क्या राय रखते हैं। इसके बावजूद के अजीज ने किताब लिखी मर्डर ऑफ हिस्ट्री इन पाकिस्तान, उसके बाद हमारे निसाब में क्या तब्दीलियां आई, वो हैरान थे। वो कहते थे कि यार मैं तो सोच रहा था कि पता नहीं कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, लोग फिक्रमंद हो जाएंगे कि हमारी निसाबी किताबों में क्या पढ़ाया जा रहा है। वो कहता कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या आवाजें हैं जिनका कोई असर नहीं होता। मैंने तो आपसे कहा है शकील साहब, जरा हिंदुस्तान में जो निसाबी किताबों में तब्दीली आई है उसको भी कभी एनालिसिस कर लें और बिठा लें यहाँ के लोगों को, और वहां के लोगों को पता चल जाएगा कि क्या क्या तब्दीलियां आई हैं। देखिए बात वही है, मैं फिर आपसे ये कह रहा हूं कि आप वहां से इश्यूज उठाएं, यहाँ से इश्यूज उठाएं, इश्यूज बहुत हैं। मैं आपके सामने भी ये सवाल रखता हूं कि आप मुझे बताइए कि वो क्या है। हिंदुस्तान में आप कह रहे हैं तब्दीलियां आई हैं, चलें एक वक्त के लिए मैं इनकी आर्ग्यूमेंट ले लेता हूं कि हिंदुस्तान ने निसाब में तब्दीली की, एंटी मुस्लिम एंटी पाकिस्तान कुछ चीजें डाल दी। आप तो 1947 से ये काम करते आ रहे हैं, आपको क्या हक है बोलने का? अब आप ऐसा करें कि एक प्रोग्राम रखते हैं, उसमें आप पाकिस्तानी निसाबी किताबें उठा लें और मैं आपके सामने हिंदुस्तान की पाकिस्तान क्या झूठ का पुलिंदा नहीं है? आप अपना मुताला पाकिस्तान ले आए ना, आप अपना मुताला पाकिस्तान ले आए, आप अपना मुताला पाकिस्तान ले आए। इसे कहते हैं, इसे जब अपने ऊपर बात आई मैंने कहा आप फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आई टेक योर आर्ग्यूमेंट। क्या मुताले पाकिस्तान पिछले 70 साल से झूठ नहीं पढ़ा रहा? मैं कह रहा हूँ ले आए ना, कहाँ पढ़ाया जा रहा बता देना। मैं तो कह रहा हूँ आपको, क्या कह रहा हूँ, ये तो कह रहे हैं कि डॉक्टर मुबारक अली से लेके द मर्डर ऑफ हिस्ट्री के अजीज साहब ने लिखी है। लेकिन ना बात यह है कि किसी ने कोई चीज लिख दी है, वो हरफे आखिर तो नहीं हो सकती ना। अगर किसी ने नहीं, लेकिन मैंने आपसे ये कहा है कि उनकी किताबें यहाँ मौजूद हैं, पढ़ी जाती हैं, लोग पढ़ते हैं, चाहे वो निसाबी किताबों में पढ़ी जाए चाहे बाहर से पढ़िए, पढ़ते तो है ना, या नहीं पढ़ते। एक मिनट, के पास दलील नहीं है, दलील दे नहीं पा रहे हैं। एक मिनट, दलील सारी आपके पास है भाई, सारी दलीलें आपने अपने पास रखी हुई हैं, हमारे पास तो कुछ कह रहा हूं हिंदुस्तान में अगर कोई आज तब्दीली हुई है तो आप तो 70 साल से कर रहे हैं। व्हाट अबाउट दैट? आप अपने बारे में बताएं ना, पहले 25 साल से, जो पिछले 20-25 साल से तब्दीली आई है, उसका क्या इंपैक्ट हुआ हिंदुस्तान के अंदर, जो आप इसको डिनाई कर रहे हैं। हिंदुस्तान में कोई 25 साल से कोई ऐसी तब्दीली नहीं आई है। आप ये देखें, आपके साथ सिख जो है वो रेफरेंडम करते फिर रहे हैं, अपना ईसाइयों के साथ आप क्या सलूक कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ आप क्या सलूक कर रहे हैं, दलित के साथ आप क्या सलूक कर रहे हैं। सारा गुस्सा आपको पाकिस्तान में बैठे हुए अकलियतों के बारे में नजर आ रहा है। खुद जो अकलियतों के साथ वहां कुछ हो रहा है उसके बारे में आप कुछ बात करने के लिए तैयार नहीं होते। मैंने क्या, एक मिनट, मैं तीसरी या चौथी बार ये बात कह रहा हूं कि माइनॉरिटीज को लेकर इंडिया में इश्यूज हैं। मैंने ये कभी नहीं कहा कि नहीं है, वो पहले भी थे, आजादी से पहले और आज भी हैं। तो आप जितना भी तारीख का जो बोझ है वो इस हुकूमत के कंधों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो मैं करने नहीं दूंगा आपको। मैंने नहीं कहा कि सारा बोझ हिंदुस्तान ना, नंबर एक, क्योंकि ये तो अभी आए अभी हैं, ये तो आए अभी हैं आप, मैं तारीख का सारा बोझ इनके कंधों पे नहीं डालने दूंगा। नंबर दो बात ये है कि आप ये कह रहे हैं सिख रेफरेंडम करते फिर रहे हैं। बड़ी अच्छी आपने बात की, आपकी बात में वजन है। कुछ हैं लोग जो कि खफा हैं, जिनके ग्रीवियंसेस हैं, मुल्क से बाहर बैठे हैं और वो एंटी नेशनल उनके अंदर एजेंडा है और उस एजेंडे को वो परसू कर रहे हैं। अब बात चली है, मैं वहां तक जाना नहीं चाह रहा था, बात चली है तो मैं आपको ये भी बता दूं, इस साल की शुरुआत में या फिर लेट लास्ट ईयर में जो इस्लामाबाद में मंदिर तामीर होने वाला था, जिसके ऊपर इशू हुआ और वो मंदिर बाद में फिर कोर्ट ने आपकी जो मिनिस्ट्री है उसकी माइनॉरिटी अफेयर्स की उनको भेज दिया, और वो भी जो आपकी जो भी रिलीजियस अफेयर्स की मिनिस्ट्री है उसको भेजा। एनीवेज,
अब उसका फैसला आ गया कि ये तो जमीन जी, ये तो प्रोटेक्टेड लैंड है और इस पे हो नहीं सकता है। आपका एक प्रोग्राम था, मैं देख रहा था टीवी पे, जिसमें आपके एक मारूफ जर्नलिस्ट, जिनको मैं भी जानता हूं, बड़ी इज्जत करता हूं, औरिया मकबूल जान साहब, उनसे ये सवाल पूछा एंकर ने कि अगर हम करतारपुर कॉरिडोर बना सकते हैं, करतारपुर में सिखों को राहदारी दे सकते हैं, इस्लामाबाद में एक मंदिर बन भी जाएगा, तो कौन सी बड़ी बात है। तो जवाब में एक दो फौजी जर्नैल भी वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा कि देखें जी, करतारपुर तो हमने एक स्ट्रेटेजिक डिजाइन के तहत बनाया है। आई वुड लव टू नो कि वो स्ट्रेटेजिक डिजाइन आपका है क्या। वो मैंने वो स्ट्रेटेजिक डिजाइन अपनी आंखों से देखा है, और मैं तमाम पाकिस्तानी जो इस प्रोग्राम को देखें, और मैं आप दोनों को भी कहूंगा कि वो स्ट्रेटेजिक डिजाइन जिसके तहत आपने करतारपुर साहब बनाया है, वो जरा ननकाना साहब में जाकर देखो तो सही। चीख चीख कर वहां की दीवारें इस बात की गवाही देगी कि हाउ इमैच्योर योर स्टेट इज एंड इट्स पॉलिसीज आर। शकील चौधरी साहब, आप ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद कल ननकाना साहब जाएं। ननकाना साहब के अंदर खालिस्तान के बड़े बड़े पोस्टर्स, बैनर्स, राज करेगा खालसा, खालिस्तान जिंदाबाद, ये सारे के सारे ननकाना साहब कॉम्प्लेक्स में एक मजहबी जगह पर, जहां पर लोग हिंदुस्तान से आते हैं इबादत करने के लिए, उनको ये प्रोपेगेंडा दिखाते हैं आपकी एस्टेब्लिशमेंट, आपके लोग। तो उसके बाद अगर कोई हिंदुस्तान में ये कह दे खड़ा होकर, वो तो शुक्र मनाएं, मोदी साहब ने एतराज नहीं जताया इसके ऊपर। उन्होंने कहा कि हमारी ये कम्युनिटी है जिनका एक रिलीजियस उनकी साइट है वहां पर, जिसको वो इबादत के लिए वहां पे अपना जो है मत्था टेकने के लिए जाते हैं, लेट देम गो। कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने कहा था कि अपने जो है आंख और कान बंद करके जाना, उस पार जा रहे हो, उस पार जा रहे हो तो आंख और कान बंद करके जाना। हमने उनके प्रोपेगेंडा में नहीं पड़ना है। आपको अगर आपको हिंदुस्तान से कोई खतरा नहीं है साहब, खतरा हमें है आपसे। इस पूरी की पूरी इंटरनेशनल बाउंड्री पे जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान पंजाब, राजस्थान, गुजरात, सिंध तक जाती है, इसमें सारी की सारी फेंसिंग हमने करी है, आपने नहीं करी कहीं पर भी फेंसिंग। फेंसिंग वही करता है जिसको डर होता है कि दूसरी पार से लोग आ सकते हैं। जैसे आपने ड्यूरेंट लाइन पे फेंसिंग करी है कि कल वो अफगानी यहां ना आ जाएं। वो बात और है कि तालिबान ने कुछ जगह पे उखाड़ फेंकने की भी कोशिश की। तालिबान से के खौफ में अफगान लोग वहां रेफ्यूजी बनकर ना आए, फेंसिंग आपने लगाई। हिंदुस्तान पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर पे एक धेले की फेंसिंग नहीं है आपकी, हमने की है सारी की सारी। किस मुंह से बात करते हैं आप? अब आप मुझे वे फॉरवर्ड बता दें कि क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है? एक मिनट, करतारपुर जाएं, करतारपुर वे फॉरवर्ड बता दें क्या है? देखने के बाद अच्छा, अब आप अरविंद साहब जाएं और अपनी हुकूमत के गंदे इरादों को, उनकी मुंह बोलती जो उनकी जो तस्वीरें हैं वो जरा देखें। आज वो हिंदुस्तान की भी बहुत सी तस्वीरें हैं जो दिखाई जा सकती हैं, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। वो कोई ऐसा मसला नहीं है, तस्वीरें आपके पास भी बहुत है, मेरे पास भी बहुत है, हम दोनों एक दूसरे को तस्वीरें दिखा के जो है ना मातम कर सकते हैं। आप सिखों की रिलीजियस साइट्स के ऊपर उनको उकसाने के लिए, भड़काने के लिए पोस्टर्स लगा रहे हैं। तो भाई आप वहां जो कुछ कर रहे हैं हिंदुआता के नाम पे, आरएसएस के नाम पे, उसको भी रिव्यू कर लें, उसको भी रिव्यू कर लें, उसको भी रिव्यू कर लें। अपना मातम जो है उसमें वो भी शामिल करें जो आरएसएस कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त, उसको भी रिव्यू करें ना। आरएसएस क्या कर रहा है? नहीं, कुछ नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं कर रहा सर, वो कुछ नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है। वो हैं जिनपे ये आरएसएस को इतना बड़ा इन्होंने हवा बना रखा है। तो आपने नहीं बनाया, मोदी साहब ने बनवाया। मोदी साहब कहते हैं मेरी ताकत है असल, मोदी साहब कहते हैं मेरी असल ताकत है। 1% एट अ टाइम प्लीज, 1% एट अ टाइम। इन्होंने आरएसएस को पता नहीं क्या बना दिया इमरान खान साहब और इनकी हुकूमत ने। हमारे ही मुल्क में हमारी ही कश्मीरी पंडित जो बिरादरी जो कि हिंदू है, वो पिछले 30 साल से रेफ्यूजी की जिंदगी गुजार रही है। 100 करोड़ हिंदुओं के होने के बावजूद, उसके बाद अगर कोई ये कहे आरएसएस ये कर रहा है, आरएसएस वो कर रहा है, क्या खा कर रहा है अपने ही मुल्क में? मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं प्लीज, उसके बाद आपको मौका मिलेगा। आपको दिल, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। 100 करोड़ हिंदुओं के मुल्क में 6-7 लाख पंडित रेफ्यूजी की जिंदगी बिता रहे हैं, दर बदर की वो वहां पे ठोकरें खा रहे हैं। उसके बाद अगर कोई ये कहे ना
कि आरएसएस पता नहीं क्या है, आरएसएस को इतनी बड़ी फोर्स होती तो हमारे पंडित भाई कश्मीर वैली में बस रहे होते, वो कोई कैंपों में नहीं होते। आज आरएसएस अगर इतनी बड़ी फोर्स होती तो जैसे आप अपने यहां पर जो जिहादी बंदों को बना बना कर और इंडियन कश्मीर में भेजते हैं, हम भी आरएसएस के कैडर को ट्रेन कर करके कोई पीओके की तरफ भेजते, हम भी उस टेरिटरी को कैप्चर करने की कोशिश करते। आज तक एक बंदा नहीं गया उस पार आरएसएस का जान देने के लिए। ये ख्वाब, अब मैं आपको बता दूं, शायद आपका कभी किसी हिंदू से वास्ता पड़ा नहीं है। ये जो ख्वाब है ना कि जाओ उस पार और जाके मर जाओ और ये वो और ये यूं कर लो, ये ख्वाब हम लोगों को हमारे माँ बाप नहीं दिखाते भाई। ना ही कोई बेहतर हूरों का हमको कोई ऐसे इस तरह का कोई लालच दे सकता है कि जाके मर जाओगे तो ऊपर जाके जन्नत है और बेहतर हूरे हैं ये वो। हमारा तो अकीदा यही कहता है कि इस दुनिया में अच्छे काम करो फिर लौट के इस दुनिया में आओ। आपको आरएसएस सर प्लीज 15 सेकंड में बात मुकम्मल करता हूं अपनी। प्लीज। आज तक एक कोई टेररिस्ट अटैक आरएसएस ने क्लेम नहीं किया है। आप इल्जाम लगा सकते हैं जो आपका दिल करे। अच्छा, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, प्लीज बात मुकम्मल कर लूं। उसके बाद आरएसएस ने क्लेम नहीं किया है, जबकि आपके यहां पर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो तो आगे बढ़ चढ़ के ऑन करते हैं दहशतगर्द हमलों को। अभी मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं, प्लीज 15 सेकंड कितनी दफा लेंगे आप? कितनी दफा 15 सेकंड लेंगे आप? मुझे अल शबाब, बोको हराम से लेकर शुरू हो जाएं अफ्रीका से, यहां तालिबान, अल कायदा, आईएसआईएस दुनिया भर में चले जाएं, 150 से ज्यादा मुसलमानों की दहशतगर्द तंजीमें हैं। एक की भी वाबस्तगी किसी खित्ते के साथ, किसी जमीन के टुकड़े के साथ नहीं है, सबकी मजहब के साथ है और सब उसी के नाम पे लोगों को मरवाते हैं। आरएसएस जो है, दे आर सन ऑफ द सॉइल। उनका क्लेम हिंदू मजहब पर नहीं है, उनका क्लेम इस हिंदुस्तान नाम की सरजमीन पर है और हर मुहब्बे वतन को अपने हक है कि वो अपनी जमीन पर अपना क्लेम करे। जी ठीक। अब आपकी बात कंप्लीट होगी। सुने, मैं आपको कुछ वीडियोस बनाता हूं और आपको 10-12 वीडियोस भिजवाता हूं। शकील साहब को आपको भिजवा दें। आरएसएस के लीडरों की तकरीरें सुने। अभी 3 दिन पहले 3 रोजा इज्तिमा हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने मुसलमानों को चुन चुन के मारना है और मुसल्ला जद्दोजहद करनी है, नौजवान जो है वो बकायदा असला खरीदे। ये अभी मैं आपको 3 दिन की वीडियो भिजवा देता हूं, अभी उसमें देख लें कि आरएसएस की लीडरशिप जो है वो वहां पर क्या बात कर रही है। आप तो इस तरह से पेश कर रहे हैं कि आरएसएस जो है वो शायद एक बहुत पुरअमन जमात है, उसका मसला ही नहीं है मुसलमान, उसका मसला ही नहीं है पाकिस्तान, उसका मसला ही नहीं है वहां पे बैठे हुए जो मुसलमानों के साथ बैठ के मारा जाता है। वो कौन लोग हैं भाई अगर आरएसएस के लोग नहीं है? कौन से लोग हैं? आरएसएस की वो जो अयोध्या में धर्म संसद हुई, जिसकी मैंने पहले भी बात की, आरएसएस ने वो धर्म संसद ऑर्गेनाइज नहीं करवाई। आरएसएस का वो इवेंट नहीं था। वो कुछ हिंदू जो आपस में उनकी कोई भी एफिलिएशन होगी, उनकी तंजीम का नाम क्या था? उनकी तंजीम का नाम क्या था? उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, उनकी तंजीम का नाम क्या था? उनकी तंजीम का नाम क्या था? मैं उसको रिपीट कर देता हूं। जो भी बात उन लोगों ने कही, मैं उसकी सख्त से सख्त लफ्जों में मजम्मत करता हूं। आई कंडेम देम, आई डोंट ओन देम। चलें। अच्छा, काश ये दरिया दिली आपने दिखाई होती। डू यू ओन तालिबान, अल कायदा, आईएसआईएस? यू डू। मैंने आपको ये नहीं कहा। ये फर्क है हिंदू और मुसलमान में, ये फर्क है। मैं चाहता हूं कि फर्क हमेशा बना रहे। जी हमेशा बना रहे। तो भाई बात ये है कि वो हमने देखा है ना, सारा फर्क देखा है। बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह से वहां पर जो लोगों को क्या क्या करते रहे, कराची के अंदर क्या होता रहा, बाकी जगह पे क्या होता रहा, तो कुलभूषण यादव की बातें सुन लेना जरा। तैयबा से लेकर अल कायदा, आईएसआईएस किसी की मजम्मत नहीं की, ये ओन करते हैं। मैंने फौरी तौर पे मैंने अपने आप को डिस्टेंस किया। नहीं, अभी तो आप आरएसएस का माशाल्लाह, अभी तो आप मेरे सामने आरएसएस का सर्टिफिकेट दे रहे थे। अभी तो आप आरएसएस का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आपने तो जो हिंदू एक्सट्रीमिज्म, मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म के कॉन्टेक्स्ट में वहां जा हो रहा है, उसमें आरएसएस को सर्टिफिकेट दे दिया है। आपने कहा वो तो है ही नहीं सारे के सारे लोग, ये तो कुछ लोग हैं। भाई वो कुछ लोग कौन है मुझे बता दीजिए, उनका नाम क्या है, कौन सी तंजीम है, उसका नाम बताइए। आरएसएस से नहीं है उनका ताल्लुक। तंजीम का नाम बता दी क्या है? 1 मिनट। वो कोई हिंदुओं की अपनी कोई सभा होगी, उनका है। सभा होगी, सभा होगी। आपको उनका पता नहीं है, नहीं है। आप देखें, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए।
ये एक बात तो मिनट, शकील चौधरी साहब खुद बता देंगे आपको। एक मिनट सर। जी जी। अच्छा सलमान साहब, आपने बार बार ये कहा कि इंडिया में जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो चेंज कर दी गई हैं। मैंने अभी कोई 8-10 दिन पहले एक प्रोग्राम किया था जिसमें एक पाकिस्तानी थे, उनका यही दावा था जी किताबें तब्दील की जा रही हैं, तब्दील हो गई हैं। उसमें जो इंडियन था उसने कहा जी हमारा तो गिला यही है कि यह हुकूमत निसाबी किताबें तब्दील नहीं कर रही, एक लाइन भी चेंज नहीं की। आप सर अब सुन लीजिए प्लीज, आप एक हफ्ते का टाइम ले लें, एक हफ्ते बाद हम इसी पर प्रोग्राम करेंगे कि इंडिया की किताबों में क्या लिखा है और पाकिस्तान की किताबों में क्या लिखा है। और सर एक मिनट सर प्लीज सुन लें प्लीज। और सर जो हमारी किताबें हैं उनमें आज तक कांग्रेस के खिलाफ जो नफरत पढ़ाई जाती है, गांधी के खिलाफ, नेहरू के खिलाफ, उसको आप कैसे देखते हैं? जिन्ना साहब ने सर कहा था 41 में कि कांग्रेस जो है ये एक फाशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और ये मुसलमानों को क्रश करना चाहती है, गांधी एक डिक्टेटर है। आप इन चीजों से अग्री करते हैं? ये हमारी किताबों में से हटाई जानी चाहिए या नहीं हटाई जानी चाहिए? अगर मैं आपकी बात शकील साहब 2 मिनट के लिए मान लूं कि हिंदुस्तान के निसाब में कोई तब्दीली नहीं आई है, तो ये जो निसाब इस वक्त नफरत का हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है वो कहां से पैदा हुआ भाई? वो किसने पैदा किया है? वो बता दीजिए है कहां से आया? इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का। भाई जो ये सारा रिएक्शन जो है ना, वो सारा रिएक्शन आप मुसलमानों के खाते में ना डालें ना, कुछ अपना भी एनालिसिस कर लें कि चीजें कहां से जनरेट हुई हैं, कहां से पैदा हुई हैं, उसके पीछे क्या फैक्टर है। के अंदर मुसलमानों के खिलाफ एक गुस्सा है, आपको इस बात का अंदाजा है? देखिए मुझे अंदाजा है, लेकिन आपको भी अंदाजा होना चाहिए कि खुद जो है इस वक्त भारत के वजीर आजम कह रहे हैं कि दुनिया में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। हाँ तो नहीं बढ़ रहा, आप मुझे बताइए नहीं बढ़ रहा? दुनिया में है। हाँ तो दुनिया में है ना, तो ये है ना, यही तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि रिएक्शन की गले काटोगे तो इस्लामोफोबिया नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? जब वहां से लोग जो है मुसलमानों को पकड़ के उनको मार रहे होंगे तो उसका रिएक्शन फिर पाकिस्तान में नहीं आएगा? कैसी बात? तो रिएक्शन 70 साल से भाई अभी आपने खुद कहा है कि 70 वर्षों से हिंदुस्तान के अंदर भी ये रिएक्शन मौजूद है ना, ये सिर्फ बीजेपी का मसला तो नहीं है। आया अब है, आया पहले क्या था? पहले वहां पे कोई इशू थे ही नहीं, सारे के सारे ये सारे इशू आपको पता हुआ 3 दिन के पहले। मोदी साहब के आने से पहले भी फसादात होते रहे हैं, बट नोबडी इज लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान। बिल्कुल सही। आप जरा गुजरात की रिपोर्ट पढ़े, एचआरसीपी की रिपोर्ट जो गुजरात के बारे में उन्होंने लिखी थी, मोदी साहब क्या करते रहे? मोदी साहब क्या करते रहे? गुजरात के दंगे शुरू कैसे हुए? आज आप पहले ये तो पढ़ लें कि मोदी साहब वहां क्या करते रहे, पहले ये तो पढ़ लें। मोदी साहब ने जो वो कर सकते थे उससे कहीं बढ़कर, जहां कहीं भी हिंदुस्तान में दंगे हुए हैं सबसे जल्दी फास्टेस्ट उन्होंने एक्शन लेके फोर्स को डिप्लॉय किया। अपने नेबरिंग सूबों से भी पुलिस को बुलाया। इनको कहें इतनी तेजी, अच्छा उनको कहें इतनी तेजी जरा मकबूजा नाम ना करें किसी को। बात सुने, इतनी तेजी जरा मकबूजा कश्मीर में भी दिखा दे जो वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। एमनेस्टी कह रहा है, ह्यूमन राइट्स वॉच कह रहा है और यूरोपियन यूनियन कह रहा है। अभी 29 बरतानवी पार्लियामेंट ने खत लिखा है हिंदुस्तान के अंदर, वहां पे भी तेजी दिखा देना अपना। वो कौन सी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की आप बात कर रहे हैं? वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जिनकी जो है शुरुआत आप लोगों ने अपने बच्चों के हाथों में बंदूकें देकर तो भाई ये पहले बता दें एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट और ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट आप ये बताएं हिंदुस्तान के बारे में, ये बता दें के अंदर आपने कश्मीर में जिहाद किया या नहीं भाई किया? आप ये बताएं जो आज मुशर्रफ तो उसको ऑन करते हैं, आज सवाल उठ रहे हैं हिंदुस्तान के, भाई जो आज सवाल उठ रहे हैं सर, जो आज सवाल उठ रहे हैं, अच्छा जो सवाल आज उठ रहे हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर कौन करते हैं इनको? भाई पहले ये बताएं जो आज जो मैंने आपसे कहा है कि जो इंटरनेशनल, अच्छा सुन लेना, अब सुन ले जरा, सुन ले। जो आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो सवाल उठा रही है ह्यूमन राइट्स वायलेशन का मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान के बारे में, उस पर आपकी क्या ख्याल है ये बताते हैं। आज जो कुछ भी वहां पर हो रहा है उसमें वहां के जो बसने वाले लोग हैं उनका एक तारीखी किरदार है। उन्होंने अपने आप को उस नहज पर पहुंचाया है। महबूबा मुफ्ती ने क्या किया है? महबूबा मुफ्ती ने क्या किया? फारूक अब्दुल्ला ने क्या किया? अब अगर आपने पूछा है तो जवाब मुझे देने दें आप। जी प्लीज, मुझे देने दें। जी प्लीज। कश्मीरियों के सबसे बड़े रहनुमा लीडर आपकी नजर में जिनको आपने अभी क्या कहते हैं निशाने पाकिस्तान से नवाजा, वो थे हुर्रियत के लीडर सैयद अली शाह गिलानी। उनका ऑन रिकॉर्ड ये बयान है, डॉन के अंदर छपा है, शकील साहब ने पढ़ा भी होगा। उन्होंने ये कहा कि
कि जो मुस्लिम्स हैं वो किसी भी गैर मुस्लिम मुआशरे में नहीं रह सकते। ये ठीक उसी तरह है जैसे कोई मछली बिन पानी के रहे। तो उनसे उनकी जो जद्दोजहद है पूरी की पूरी, वो ये है कि वो कश्मीर को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। उनकी स्पीचेस ऑन रिकॉर्ड हैं। उन्होंने पाकिस्तान को धमकाया और उन पाकिस्तान के लिए ये कहा कि जब हम पाकिस्तान में आएंगे और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जब हम वहां पर पहुंच जाएंगे उसके बाद सुबाइयत नहीं चलेगी, ये कौमियत नहीं चलेगी, ये डेमोक्रेसी नहीं चलेगी, ये जमहूरियत नहीं चलेगी। ये सारी बातें उनकी ऑन रिकॉर्ड है। एक ही निजाम चलेगा, अल्लाह और उसकी शरीयत। ये जब ये उनके ख्यालात होंगे, जब वो अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटी को वहां से बेदखल कर देंगे, तो उसके बाद हिंदुस्तान के साथ में जो भी तसादम हमारी फौज के साथ में आज हो रहा है, वो कश्मीर के अपने बड़ों ने उसको दावत दी है। हिंदुस्तान की फौज जस्टिफाई कर रहे हैं, अब आप जस्टिफाई कर रहे हैं। बाहर नहीं गई, मैंने आपकी बात सुन ली। अब आप ये कहना चाह रहे हैं आपकी बंदूकें गई, आपके जिहादी पहले गए। अच्छा, अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की हुकूमत मकबूजा कश्मीर में ठीक जो कुछ कर रही है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, वो जस्टिफाई है क्योंकि वहां से ये चीजें पैदा हुई है। हुकूमत उनको उस जो भी वहां पे एक जो भी इंतहा पसंदी, जो भी रिलीजियस पोलराइजेशन, भाई इंतहा पसंदी आपने तो बच्चों के साथ, आपने तो भाई आपने तो कोशिश कर रही है। भाई आपने तो बच्चों को नहीं छोड़ा, आपने तो बच्चों को नहीं छोड़ा, औरतों को नहीं छोड़ा, बूढ़ों को नहीं छोड़ा, आपने हर चीज उनकी बंद कर दी। आप पता नहीं कहां से बैठ के बात कर रहे हैं यार। बर्दाश्त नहीं करूंगा अच्छा साहब, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये क्या बात है? क्या मैंने बलूचिस्तान का नाम लिया कि आप बलूचिस्तान में क्या करते हैं? तो आप बताइए बलूचिस्तान में क्या कर रहे थे, कौन फंडिंग कर रहा था उनको? आप बताइए फंडिंग कौन कर रहा था उनको? आप बताइए फंडिंग कौन कर रहा था? फंडिंग नहीं, ना, अब तो कोई नहीं है वहां पे, अब तो कोई नहीं है। अच्छा, अब क्या हो गया? पिछले दिनों जो आपने बंदे मारे उनका क्या? कौन से बंदे मार दिए बताइए जरा। मतलब पाकिस्तान के अंदर जो भी गलत हो वो सारी यहूदी की, अमेरिका की, इंडिया की साजिश है। और जो कुछ भारत में गलत हो, जो कुछ बात सुने, जो कुछ भारत में गलत हो वो पाकिस्तान ने किया। अपनी हालत देखें खुदारा। भाई हालत आप मुझे ना बताए ना, आप अपनी हालत को देखें, रिव्यू करें, मुझे क्यों अपनी हालत बता रहे हैं? एक आखिरी दलील देना चाहता हूँ, मैं एक आखिरी दलील देना चाहता हूँ 10 सेकंड में। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के दुश्मन हैं, और इस दुश्मनी के अंदर वी हैव पेड अ प्राइस। हमने भी प्राइस पे किया है, पाकिस्तान ने भी किया है। लेकिन इस प्राइस में हम दुनिया के सामने कशकोल लेकर मांगने पर मजबूर नहीं हुए, आप हो गए हैं। Do you even realize कि आपने, आपको तो खुश होना चाहिए ना, आपको तो खुश होना चाहिए कि हम कशकोल लिए फिर रहे हैं, फिर मसला क्या है? आपको तो खुश होना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि आपने इस दुश्मनी में अपने बच्चों को कितना परेशान कर दिया है। और आपको भी सोचना चाहिए कि आपने इस दुश्मनी के अंदर, आप भी सोचिए कि दुश्मनी का नतीजा क्या निकला है, वो भी आप भी सोचिए ना। हमारे बच्चे दुनिया के अंदर जहां भी जाते हैं उनको इज्जत की नजर से देखा जाता है, कॉन्ट्ररी टू योर्स। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर देखा जाता है तो मसला क्या है? अगर देखा जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें अब मसला ये तानाजनी किस बात का है कि आपको नहीं देखा जाता, हमें देखा जाता है? ये क्या बात हुई यार? अच्छा सर, एक मिनट, सलमान साहब एक मिनट। सलमान साहब, आप फिर एग्री करते हैं कि हम एक हफ्ते बाद जो है टेक्स्ट बुक्स पे एक डिस्कशन रखेंगे? और सर दूसरा मुझे ये बताइएगा कि हमारे यहाँ एक तंजीम है मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत, वो अपने जलसों में अहमदियों के खिलाफ जिस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं कि अहमदी एक फितना है, इसको खत्म करना चाहिए, एक नासूर है। तो क्या उनके खिलाफ कभी कोई एक्शन हुआ है? और कभी किसी जो है हमारे गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उन्होंने उसका नोटिस लिया? और सर ये बताइएगा कि आपने बार बार जिक्र की कि इंडिया में बहुत एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट है, तो कुछ ऐसे जर्नलिस्टों, सर एक मिनट प्लीज सुन ले, प्लीज एक्सपर्ट सुन लिया करें, उसके बाद जवाब दें। तो सर इंडिया के कुछ ऐसे जर्नलिस्टों के नाम बताइए जो एंटी पाकिस्तान है, एंटी मुस्लिम है, और ऐसे पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्टों के नाम बताइए जो एंटी हिंदू हैं, एंटी इंडिया हैं, उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। आप ऐसा करें, 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक इंडिया के शो निकाल लें और पाकिस्तान के शो निकाल लें, और 3 दिन का वो रिव्यू कर लें, जैसे आप उसका नतीजा निकालेंगे मैं आपके साथ। सर मैं ये कह रहा हूं, आप चूंकि वॉच करते हैं, आप मुझे कुछ नाम बता देना। मैं कह रहा हूं ना, आप रिव्यू कर लेना, मुझे ना बताएं, आप रिसर्च करें, तहकीक के आदमी है ना। आप 3 दिन लगाएं, 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक इंडियन शो देखें और पाकिस्तानी शो देखें, और दोनों का एजेंडा देख लें कि दोनों के एजेंडे में और कंटेंट में क्या चीज बालादस्त है, आपको पता चल जाएगा। मुझे नाम अच्छा सर,
मैंने कुछ शो इंडिया के देखे हैं, मसलन कश्मीर पे जो डिबेट होती है उसमें बहुत सारे कश्मीरी भी नजर आते हैं और वो डिसेंटिंग पर्सपेक्टिव दे रहे होते हैं। क्या पाकिस्तान के किसी चैनल पे आप खुद एक प्रोग्राम करते हैं, आप पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के किसी लीडर को बुला सकते हैं, किसी अहमदी को बुला सकते हैं, किसी हिंदू को बुला के पूछ सकते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपको कर सकते हैं, आप रिस्क ले सकते हैं? सुने ना, मेरे अपने प्रोग्राम में कई पार्लियामेंटेरियन सिख और हिंदू और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग आके हमारे प्रोग्रामों में बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं, हमारे तो प्रोग्रामों में डिस्कस करते हैं। वो सर वो ये कहते हैं, सर वो आके ये कहते हैं हमें कोई मसला नहीं है, कभी ऐसे बंदे को बुलाइए। सर सुन लें प्लीज, आप सुन लें, प्लीज सुन लें। किसी अहमदी को बुलाया आपने कभी? नहीं, मैं आपको बुला लूं, आप आगे देखिए ना, बात आप उनको क्यों नहीं ऑन करते जो आके कहते हैं कि मसला कोई नहीं है? वो सर मैं यही कह रहा हूं ना, जो ये कहता है, सर जो ये कहता है कि मसला नहीं है, इसका मतलब है उसमें सच्चाई, सच बोलने की वो नहीं है, सलाहियत नहीं है। ये आप सुन लेना, प्लीज सुन ले, पहले बात सुने। ये आप तय करेंगे कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये आप तय करेंगे। डिसेंटिंग वॉइसेस को जगह देते हैं कि नहीं देते हैं? भाई डिसेंटिंग वॉइसेस की जो पाकिस्तान में बहुत से लोग, मैंने आपको पहले भी कहा है, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, मुख्तलिफ चैनलों पे आके बात करते हैं। कैसे बात कर रहे हैं? आपके को बात नहीं होती, जहां होता है डिसेंटिंग। आपने सलमान साहब, आज मेरी बात सुने, आपने एक सियासी मुदाखलत की बात की एस्टेब्लिशमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। आप मुझे बताइए कितने लोग हैं जो आजकल आपको प्रोग्रामों में, अपने आर्टिकल में, कॉलमों में क्या लिख नहीं रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बारे में, या नहीं बात कर रहे हैं? सलमान साहब सुनिए, प्लीज सुन लीजिए। जी, आपने अभी कहा कुछ देर पहले कि माइनॉरिटीज के इश्यूज हैं, बिल्कुल। अभी आप कह रहे हैं, अभी सुन लेना प्लीज, सुन लिया करें ना, आप बीच में बोलते हैं, बिल्कुल। अच्छा। सर आपने खुद माना कि प्रॉब्लम्स हैं, तो आप ऐसे लोगों को क्यों नहीं बुलाते जो उन प्रॉब्लम्स की निशानदेही करें? क्या आप किसी अहमदी को बुला सकते हैं अपने प्रोग्राम में? पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के किसी लीडर को बुला सकते हैं अपने प्रोग्राम में? यह बताइए। मैंने आपसे कहा है कि जो मुख्तलिफ किस्म की वॉइसेस हैं, जो मुतबादल नुक्ता नजर रखती हैं, वो भी पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, मुख्तलिफ चैनल के ऊपर और अखबारात में किसी ना किसी तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रही हैं, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू पेश हो रहा है। पीटीएम के तो लोग जो हैं, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की आपने बात की है, वो तो पार्लियामेंट के रुकन भी है ना। सर वो पार्लियामेंट के रुकन हैं, आप टीवी चैनल पे उनको नहीं बुला सकते। और सर ये बताइए मुझे, प्लीज अब सुन लीजिए, प्लीज आप मुझे ये बताइए, कितने मिलिट्री ऑफिसर्स को ये हक नहीं दिया गया? उनको कहा गया कि टीवी चैनल सिर्फ उन मिलिट्री एनालिस्ट को बुलाएंगे जिनको आईएसपीआर सर्टिफाई करेगा। एक हमारे आईएसपीआर के चीफ थे, वो एम्बेसडर भी रहे, लेकिन उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि वो टीवी पे आके नहीं बोल सकते। अतर अब्बास साहब की बात कर रहा हूं मैं। वो कहां बोलते हैं? अतर अब्बास साहब टीवी पे नहीं आ सकते। तो भाई नहीं आ सकते, तो जो मैंने आपसे फिर ये कहा ना, आपके कहने पे लोगों को बुलाया जाएगा, मेरे कहने पे नहीं। आप मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को फ्रीडम दें कि वो जिसको चाहे बुलाएं। मीडिया ऑर्गेनाइजेशन सुबह से लेकर शाम तक जो तनकीद करता है हुकूमत के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, वो आपको नजर नहीं आती? सर मैं ये कह रहा हूं कि आप किसी अहमदी को बुलाइए, बुला सकते हैं आप किसी अहमदी को, कोई चैनल बुला सकता है किसी अहमदी को। भाई आप मुझे एक बात समझाने की कोशिश करें शकील चौधरी साहब, आपका मसला ये है कि आप हर चीज को एक नेगेटिव एंगल के तौर पर देखने की कोशिश करते हैं। और भाई मैंने आपसे कहा है कि जो आपने पहले कहा कि जी मुख्तलिफ वॉइसेस के बारे में, मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में वो वॉइसेस किसी ना किसी शक्ल में मौजूद है, अपना रोल प्ले कर रही हैं, अपना नुक्ता नजर पेश कर रही हैं। वो दुरुस्त है गलत है उसका फैसला लोग करेंगे, मैंने तो यहाँ पे बैठ के करना। अच्छा किसने कहाँ आना है, किधर बैठना है, किधर नहीं बैठना, ये फैसला भी मैंने नहीं करना, मीडिया मालकान ने करना है। कर ले मीडिया मालकान, क्यों नहीं बुलाते? माशाल्लाह वो बाकी जगह पे तो सब जगह पे लोगों को बुलाते हैं, तो उनको भी बुला लें, मुझे क्या इतराज हो सकता है? सवाल सर हामिद मीर के साथ क्या हुआ है? हामिद मीर को क्यों हटाया गया जियो से? आप बता दें क्यों हटाया गया? मालिक बताए ना क्यों हटाया गया? मालिक क्यों नहीं लेता उसको वापस? आप सर चूंकि खुद मीडिया जर्नलिस्ट हैं, मीडिया पर्सनैलिटी हैं, आप बताइए ना सर। आप ये बताइए, आपने खुद कहा कि माइनॉरिटीज को इश्यूज हैं, तो वो लोग जो पॉइंट आउट करते हैं इन इश्यूज को, उनको आप नहीं बुला सकते? कौन सा टीवी चैनल ने बुलाया है उनको? लगता है तो वजह होगी ना। तो भाई मैंने आपसे कहा है कि मिनॉरिटीज के बेशतर लोग आते हैं, अपने मसाइल भी बयान करते हैं, जो प्रॉब्लम उनको आती है वो पेश भी करते हैं। मिसाल के तौर पे ये जबरी शादियों का मामला है, ठीक है ना, ये बाकायदा टीवी के ऊपर 4-5 शो मैंने खुद देखे हैं जिसपे लोगों ने आके ये इशू रेस किए हैं या नहीं किए हैं, मुझे बता दीजिए आप। कहां मैं ये कह रहा हूं, एक इशू उन्होंने ठीक है हाईलाइट कर दिया, लेकिन क्या एक ही इशू है उनको?
भाई जो भी इश्यू होगा वो हाईलाइट करेंगे ना यार, जब वो आते हैं तो हाईलाइट ही करने का क्या करते हैं वो आके। मुझे ये बता दीजिए कि जिस तरह से नसीरुद्दीन शाह ने ओपनली बात की, क्या कोई अहमदी, कोई हिंदू उस तरह से ओपनली बात कर सकता है? करते हैं, बेशुमार लोग बातें करते हैं, मुझे बता दीजिए रियासत के खिलाफ बात करते हैं। सर मुझे उसका क्लिप भेज दीजिएगा, मैं यहाँ पे चला दूंगा उसको। बिल्कुल चलाइए, कोई ऐसा मसला नहीं, बिल्कुल चलाइए। तो इस तरह की वॉइसेस अहमदीज की अगर हो आपके यहाँ पर, जो प्रोमिनेंट वॉइस हो, जरा नाम तो बताएं। नहीं, मैं तो इस पे कुछ नहीं कहता, मैं तो नहीं कहता कि इस तरह की कोई वॉइस मेरे पास बड़ी मौजूद है जो अपने आके इश्यूज उठा रहे हैं, ये तो मैंने क्लेम ही नहीं किया। लेकिन मैंने ये कहा है कि वो लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी ना किसी शक्ल में पेश कर रहे हैं, ये मेरा पॉइंट है। अगर वो फॉर्मल टीवी पे, और भाई अगर वो फॉर्मल टीवी पे पेश नहीं कर रहे हैं तो और मुतबादल मीडिया भी तो है ना, या नहीं पेश कर सकते? मुतबादल मीडिया में पेश कर रहे हैं ना, टीवी पर क्यों नहीं कर सकते? वो उनसे पूछिए जो टीवी चला रहे हैं, मालकान से पूछिए ना, क्यों नहीं बुलाते उनको? आप खुद चैनल चलाते हैं, आपने कितनों को लिया ऐसे? मैं कोई चैनल का मालिक हूँ यार, अपने प्रोग्राम में तो ले सकते हैं। हम तो ले रहे हैं, मैंने आपको बताया, हमने अपने प्रोग्रामों में कई दफा लिया है भाई, हमने अपने प्रोग्रामों में कई दफा लोगों को लिया। आप क्यों नहीं बुला? आपकी सुई जो है ना, बस वो वहां पे आके अड़ गई है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो गुफ्तगू आप यहाँ पे कर रहे हैं, जो मेरा असल में आज ऑब्जेक्टिव था गुफ्तगू का, वो तो वे फॉरवर्ड के ऊपर था। मुझसे तो गुफ्तगू ये हुई थी, हम सारा का सारा माजी का मातम करते रहे यार। आपको तो मैंने शुरू में अपनी गुफ्तगू का आगाज भी वैसे किया था। मैंने शुरू किया या आपने शुरू किया? आपने शुरू किया है, मैं अपना शकील सर आप प्रोग्राम देखिएगा। मैंने आपको शुरू में कहा, देखिए मेरी बात, मैंने कहा कि मैं इनकी ज्यादातर बातों से मुत्तफिक हूँ। यहाँ से मैंने आपसे ये कह रहा हूँ रावण साहब, बात में मैंने आपसे शुरू में ये कहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ग्रे एरिया है, हमें वे फॉरवर्ड को तलाश करना है। दिस इज द माई पॉइंट। आज भी मैं इस बात पे कायम हूँ, जो भी हालात हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, इसी में से हमें रास्ता निकालना है ना, कोई और आइडियल रास्ता तो नहीं निकलेगा यार। चलें उसी रास्ते पर बात कर लेते हैं। हाँ करें, बिल्कुल करें। एक मिनट सर, अरविंद मैं पहले बात कर, एक पॉइंट है सर। हमारे सलमान साहब को पता होगा, हमारे एक सीनियर कालम नवीस थे, नवाए वक्त में कालम लिखते थे, मीम शीन, मियां मोहम्मद शफी। उन्होंने एक दफा व्यू पॉइंट में लेटर टू एडिटर में यह लिखा कि हमारे यहाँ अहमदियों के साथ जो कुछ होता है उस पे किसी उर्दू अखबार में, किसी मेजर पेपर में उसका जिक्र नहीं होता। वो अगर अपनी कोई क्लैरिफिकेशन भी देते हैं तो वो भी पब्लिश नहीं की जाती। आप बताइए, क्या आप अरविंद क्या कहना चाह रहे हैं वे फॉरवर्ड के हवाले से? वे फॉरवर्ड पे मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 74 साल से हमारे दरमियान एक कश्मीर का मसला है और उसमें एक स्टेटस को भी बना हुआ है जो कि इंडिया और पाकिस्तान की लीडरशिप ने बार बार उसे तस्लीम किया है। तो क्या उस स्टेटस को बरकरार रखते हुए हम कोई पीपल टू पीपल कनेक्शंस, ट्रेड, बायलैटरल रिलेशंस बना सकते हैं, या फिर आप जब तक मसला कश्मीर जब तक मसला कश्मीर रिजॉल्व नहीं हो जाता, आपकी शर्तों के मुताबिक आप पाकिस्तान की आवाम को इसी तरह इस इशू को लेकर हाईजैक रखें? देखिए मेरा मौक़िफ़ आप ये है इस बारे में, मैं ये नहीं कहता कि पहले मसला कश्मीर हल हो और फिर बाकी चीजें बाद में हो, ये मेरा एजेंडा नहीं है। मेरा एजेंडा ये है कि जिस वक्त भी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कोई डायलॉग का एजेंडा बनेगा तो उस डायलॉग के एजेंडे में कश्मीर का मसला भी आ सकता है। उस पर हमें रिलेक्टेंट नहीं होना चाहिए ना पाकिस्तान को। वो अगर हम कश्मीर पर कोई बात करें तो जो भी एजेंडा आपका हो उसमें से 1 या 2 पॉइंट बताएं। भैया पहला एजेंडा तो ये हो सकता है जो हिंदुस्तान कह रहा है कि जी टेररिज्म के ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए, नंबर 1, ठीक है। दूसरा एजेंडा ये होना चाहिए कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में। तीसरी बात होनी चाहिए ओपन ट्रेड के बारे में, क्या ख्वाहिशात है कश्मीर पे आपकी? भाई वो तो बैठ के हल होगा ना मसला। आपने एजेंडे पे आपकी गवर्नमेंट का एक बयानिया है, आप उसको बयान करें। सर देखिए ना मेरी बात सुनिए, मेरी गवर्नमेंट का बयानिया क्या है, आपकी गवर्नमेंट का बयानिया क्या है, ये तो एक अलग बहस है ना। बहस ये है कि पहले नुक्ता तो सामने आए कि इस पे गुफ्तगू होनी है, फिर बाकी बातें जो डायलॉग से निकलेंगी ना सारी की सारे। मैंने आपसे कहा है कि इंडिया का ये मानना है कि जम्मू कश्मीर एक इंटरनल ठीक है, ये उनका मसला है ना, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ, 1 मिनट के लिए रिस्पेक्ट देता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान कहता नहीं जी वो आपका वो मसला नहीं है, इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। तो इसमें क्या रुकावट है कि बातचीत नहीं होनी चाहिए? मुझे बस ये बता दें। बातचीत इसमें ये हो सकती है कि कैसे हम
जो है सार्क का जो एजेंडा है उसको फुलफिल करें। करें ना, करें। मैं तो कह रहा हूँ रखे ना, उस पर गुफ्तगू रखें, उसी के अंदर से गुफ्तगू निकलेगी ना भैया, उसी के अंदर से गुफ्तगू निकलेगी। जो भी आपका क्या ख्याल है, आपका क्या ख्याल है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने कोई संजीदगी नहीं दिखाई इसके ऊपर? अगर दिखाइए तो बता दें। वाजपेयी साहब ने दिखाई है, पर दिखाई ना। अब आप मुझे अभी रिसेंट में बताएं ना, 3-4 साल में क्या हुआ? 3-4 साल में इंडियन गवर्नमेंट हैज हैड इनफ। उन्होंने कहा है कि इनफ इज इनफ। अगर वो इनफ हो गया, मेरी बात सुने, अगर वो इनफ हो गया है तो फिर आपका मेरा डायलॉग करने की जरूरत क्या बाकी रह जाती है, मुझे बता। अगर हिंदुस्तान की तय कर चुका है, सुन तो लेना यार भैया, सुन। अगर आप ये कहते हैं, आप ये नहीं सुन ले पहले, आप नहीं, मैं आपको जवाब दे, आप मुझे जवाब पूरा दीजिए ना। जब जवाब भी आप ही देंगे। नहीं सर, मैं आपसे सवाल ये कह रहा हूँ, जो आपने बात की है कि हिंदुस्तान ये समझता है कि इनफ इज इनफ, अब इसके बाद अगर कोई बात नहीं हो सकती तो फिर क्या बात करेंगे, मुझे बता बस ये बात। 1 मिनट अरविंद, मैं करूं बात। अरविंद 1 मिनट। अच्छा सलमान साहब, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऑफ द रिकॉर्ड ये बात करते हैं, और पहले इस एजेंडे पे आ जाए, पहले ये एजेंडे पे डिस्कशन कर लेना, जो बात चल रही है। आप मुझे भी सुन लें जरा सा। एमबी नकवी साहब हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने 1988 में हेरल्ड में एक मजमून लिखा था, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमने 65 में कश्मीर हासिल करने के लिए। शकील चौधरी साहब, मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो बात अभी अरविंद ने की है, जरा उसको आगे बढ़ा लें। जो सर उसी को आगे बढ़ा रहा हूं, हाँ उसी को आगे प्लीज सुन लें। तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमें 65 में ये एहसास हो जाना चाहिए था कि हमने ताकत इस्तेमाल करके देख ली, हम कश्मीर नहीं हासिल कर सके, और हमें उस पे यानी स्टेटस को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, एंड वी शुड हैव मूव्ड ऑन। और ये बात मैंने आगा शाही से की। आगा शाही साहब कहने लगे कि एमबी नकवी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, लेकिन उन्होंने ये जो बात की है, ये पंजाबियों को कौन समझाएगा, वो 60% है पाकिस्तान का। तो सर ये बात है। ज़ियाउद्दीन साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट थे, अभी फौत हुए हैं, उनका मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने भी यही कहा कि इसका कोई और हाल नहीं है सिवाय इसके कि स्टेटस को। सर सुन लेना प्लीज, सुन लिया करे ना, तो आप तकरीर करते हैं ना, मसला सारा ये सुन ले प्लीज, तकरीर नहीं है ये क्वेश्चन है सर, सवाल करे ना यार, आप सवाल ही कर रहा हूं सर। इंटरप्ट जब आप करते हैं तो टाइम जाया होता है। भाई आप तकरीर नहीं करें, आप सवाल करें। सर मैं सवाल ही कर रहा हूं ना, सुन लेना प्लीज। तो उन्होंने ये कहा कि हम कश्मीर के मसले को जिंदा रखकर कश्मीरियों से भी ज्यादती कर रहे हैं। तो अब हमें अगर पता है, जो थिंकिंग सेक्शंस है उनको पता है कि कश्मीर के मसले का कोई और हल नहीं है सिवाय इसके कि स्टेटस को एक्सेप्ट कर लिया जाए, क्या आप इसके हक में हैं? जी अब मेरी बात सुनिए, मैं फिर आपसे ये कहना चाहता हूँ शकील साहब, माजरत के साथ, अभी जो इन्होंने बात की है ना कि हिंदुस्तान ने ये रियलाइजेशन कर ली है अनफ इज अनफ, इसका मतलब ये है कि फिर कोई वे फॉरवर्ड तो नहीं निकलेगा ना। मेरा कॉन्टेक्स्ट सिर्फ ये है। अब मैं उस पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा। पाकिस्तान कहता है कश्मीर के इशू पर वे फॉरवर्ड ये है, हाँ उसका वे फॉरवर्ड ये है, इसका मतलब ये है इन अ वे इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ये कह रही है कि वी डिफेंड आवर बाउंड्रीज टिल आवर लास्ट ब्रेथ, तो बस फिर खत्म होगी बात, करेंगे वी विल डिफेंड आवर बाउंड्रीज। उन्होंने अब हमारी तरफ से कुछ हॉकिश बयान आते हैं बार बार पीओके को लेके, लेकिन मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले आप पीओके भी ले लें अगर आप में दम है तो। फिलहाल तो आप 100 करोड़ हैं आबादी में, अपने पंडितों को 1 करोड़ कश्मीरियों के बीच में बसा के दिखाएं, उसके आगे भी बात हो सकती है, फिर आगे कोई और बात करेंगे। तो सर our governments have long given up on that area। अब आप ये कहना चाह रहे हैं, मुझे जवाब दे दीजिएगा छोटा सा, स्टेटस को मेंटेन करना। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त कश्मीर के इशू के ऊपर हिंदुस्तान इस डायलॉग प्रोसेस के अंदर उसको एजेंडे में नहीं लाना चाहता, ये आप कहना चाह रहे हैं? लाना चाहता, क्यों नहीं लाना चाहता? फिर जब डायलॉग में लाएंगे तो कैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म हो, कैसे अमन कायम किया जाए, कैसे हम बॉर्डर्स को, कैसे हम बॉर्डर्स को, सर प्लीज 10 सेकंड तो देना, मैं अपनी बात कर लूं। कैसे हम बॉर्डर्स को इररेलेवेंट कर दें, कैसे हम आपस में ट्रेड शुरू कर दें, कैसे हम सार्क को यूरोपियन यूनियन बना दें। अब यूरोपियन यूनियन बनाने के लिए पहले बॉर्डर को तो तस्लीम करना होगा ना। आप बॉर्डर को तस्लीम करेंगे तो सार्क यूरोपियन यूनियन कैसे बनेगा? अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ भैया कि बात ये है कि इसको एजेंडे में लाके डायलॉग स्टार्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? ये आपको किसने कहा कि ये जो एनएसए लेवल की टॉक्स होती हैं या फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे टॉक्स होती हैं, बरसों से ये जो है ये क्या कहते हैं बिहाइंड द डोर ये बातें होती रही हैं। वो तो होती रहेंगी, लेकिन अब अगर आपने फॉर्मल एजेंडे में लेके आना है
तो ये और बात तो वो फॉर्मल वे ही होता है एजेंडे में लाने का। अच्छा चलिए, अभी जब आपने आप इनफॉर्मली सर जब दो मुल्कों के दरमियान कोई डिप्लोमेसी होती है तो पहले जो बैक्ड चैनल डिप्लोमेसी होती है उससे कोई अगर रिजल्ट निकले तो फुली ही एग्री, वो बात आगे दुनिया के सामने लाई जाती है। अब बात यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो तो कई सालों से चल रही है ना, दहाइयों से चल रही है। अब उसका नतीजा तो नहीं निकल रहा ना कि वो एक फॉर्मल एजेंडे के तौर पर नहीं। नतीजा आप गेंद आपके पाले में है जनाब, मैं आपको कैसे कहूं। ये नतीजा सिर्फ अगर आपने मेरे पल्ले में डालना है और अपने पल्ले में नहीं डालना तो फिर इसका मतलब है नतीजा नहीं निकलता। पंडित ओके एक मिनट, इंदिरा गांधी ने जब 71 की वॉर हुई, शिमला मुआहदा हुआ, तो भुट्टो साहब को कहा कि हम इस लाइन ऑफ कंट्रोल को, जो कि उससे पहले सीज फायर लाइन थी, हम इसको जो है इंटरनेशनल बाउंड्री बना लेते हैं। तो भुट्टो साहब ने कहा कि मैडम मुझे आप 6 महीने का वक्त दें, मैं वापस जाऊंगा अपनी 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 कौम में, इसके लिए एक माहौल बनाऊंगा एंड देन वी कैन डू इट। अगर आज मैंने ये करने की कोशिश की तो लोग मुझे नोच के खा जाएंगे वहां पे। तो ये तो आपकी गवर्नमेंट की एक तस्लीम शुदा पॉलिसी रही है। बिल्कुल ठीक। अगर आज मोदी साहब जो है पाकिस्तान से दोस्ती का कोई हाथ बढ़ाएंगे तो जो इंडियन मिलिटेंट जो इनके साथ इंतहा पसंद करेंगे, जरा उसका भी नतीजा निकाल लीजिएगा। इंडियन मिलिटेंट की आपने बात तो कर दी, कौन सा इंडियन मिलिटेंट? वो तो यार ये इंतहा पसंदी जो है, इंतहा पसंदी, अपने मैं मुल्क में नहीं लफ्ज बता मिलिटेंट, सका। सुनिए, मैं मिलिटेंट का लफ्ज वापस लेता हूँ। मैंने कहा ये जो भारत के अंदर इंतहा पसंदी है उसमें जरा वो पाकिस्तान से दोस्ती की बात करें, मैं देखता हूँ उसका नतीजा क्या निकलता है। तो आप अच्छा अरविंद, जब ये नरेंद्र मोदी लाहौर आए थे उसके बाद हमारी अपोजिशन ने क्या नारा इख्तियार किया था? मोदी का जो यार है गद्दार है। इवन के बिलावल भुट्टो ने ये नारा लगाया कश्मीर के इलेक्शन में जाके। वो जो अजीत डोभाल साहब नारे लगाते थे जरा वो भी रिपीट कर देना, उसमें आप क्यों खामोश हो जाते हैं यार? अजीत डोभाल साहब जो कहते हैं जरा वो भी रिपीट कर देना, वहां आपकी जबान बंद हो जाएगी। आपकी जबान है भाई, उनके एडवाइजर है। कोई सियासतदान है? तो भाई वो उनके एडवाइजर है, वो भाई नरेंद्र मोदी साहब के एडवाइजर है, नरेंद्र मोदी साहब के एडवाइजर है वो। एडवाइजर तो वो कोई पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड नहीं करते हैं। अच्छा, उनकी बात की कोई अहमियत नहीं है आपके ख्याल में? मेरी नजर में वही उनकी बात की इतनी ही अहमियत है जितनी की एक स्पाई मास्टर की होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अगर आपके ख्याल में ऐसा है तो बस ठीक है, बात क्या करें। He is not above our प्राइम मिनिस्टर। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर को फैसला लेते हैं तो वो उनको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। हमारी कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है जो पीछे से आके उनको कहे कि हाउ डेयर यू। मोदी साहब एक लम्हे में फैसला कर सकते हैं बशर्ते आप तैयार हों। अच्छा, तो वो तैयार मतलब जो उनको क्या, मेरी बात सुनो एक मिनट जरा। प्राइम मिनिस्टर ने खत लिखा, डायलॉग प्रोसेस स्टार्ट करें, क्यों नहीं किया उन्होंने? क्यों नहीं किया? क्योंकि इसलिए नहीं हुआ डायलॉग प्रोसेस स्टार्ट कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने थे दोनों हुकूमतों को उसमें तो मोदी साहब मैं बात कह लूं, मोदी साहब ने रुकावट सवाल पूछा है तो मैं जवाब देने का हक रखता हूं। जवाब ये है कि इमरान खान साहब की और उनकी हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी, आपके फॉरेन ऑफिस की, शाह महमूद कुरैशी की ये स्टेटमेंट है कि जब तक आर्टिकल 370 को इंडिया वापस नहीं लेता तब तक इंडिया से कश्मीर पे क्या किसी भी लेवल पे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो क्या ये झूठ है? नहीं, मुझे बताइए ना, क्यों नहीं होगा? वो क्यों नहीं वहां से 370 और 35 मैंने जवाब दिया है तो आप इसको ये तो बताएं, क्या इमरान खान और उनके मिनिस्टर्स ने ये बात नहीं कही? बिल्कुल की है, हमने कही है। मैं कह रहा हूँ हमने कही है। सकते हैं आप 1 कदम और 2 कदम और ये क्या बकवास लगा? तो फिर वो अच्छा, अगर आपका ख्याल ये है कि मोदी साहब ने वहां कश्मीर में कोई इनिशिएटिव नहीं लेना और यहाँ से डायलॉग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो आप भी खाबों में रहते हैं। बड़ा अच्छा पॉइंट है। मोदी साहब ने कश्मीर के तमाम लीडर्स को दिल्ली बुलाया। क्या कहा उन्होंने क्या कहा? दिल्ली के लीडरों ने सवाल पूछा है तो जवाब सुनने की आप हिम्मत रखें। सबको बुलाया और ये कहा कि मैं दिल्ली की और दिलों की दूरी को कम करना चाहता हूं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मोदी साहब ने ये उनकी हुकूमत ने, हमारे होम मिनिस्टर ने, सब ने कहा है कि हम बहुत जल्द वहां पे डिलिमिटेशन का प्रोसेस खत्म होते ही इलेक्शंस होंगे और उसके बाद स्टेटहुड रिस्टोर कर दिया जाएगा। ठीक होगी बात। अब आप मुझे बताइए कि ये जो डायलॉग हुआ था जिसका आपने हवाला दिया है, उसका नतीजा जो वहां के लोग हैं कश्मीर के अंदर मौजूद और जो खासतौर पे दिल्ली सरकार के साथ भी जुड़े रहे हैं, उन्होंने मान ली बात? उन्होंने मान ली बात। किसने कहा आपको? अभी महबूबा मुफ्ती का मैंने परसों एक इंटरव्यू पढ़ा है। मैं इसका सुने आप आज की तारीख 30 दिसंबर 2021, सलमान आबिद साहब ऑन रिकॉर्ड है
कि अगर वो बात नहीं मानते हैं तो कल को जम्मू कश्मीर में जब इलेक्शंस अनाउंस होंगे तो ये पार्टीज इलेक्शंस नहीं लड़ेंगी, ये बॉयकॉट कर देंगी। और अगर ये इलेक्शन लड़ती हैं तो इसका तो सीधा सीधा मतलब यही होगा कि उन्होंने बात मान ली है, और ये हल्फ लेते हुए भी आपको मैं दिखा दूंगा। और बोलें, चले। अच्छा सलमान साहब बात यह है कि जब 370 रिपील किया गया तो हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई थी उससे अगले दिन, और उन्होंने कहा था कि 370 के हटाए जाने से हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने तो कभी इसको तस्लीम ही नहीं किया था, ये तो एक शैम चीज थी, जाली चीज थी। सर बात यह है कि एज इंडिविजुअल्स हम इस पे तो आपस अपनी राय तो दे सकते हैं ना कि यार कश्मीर का जो मसला है, कौम को इस ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं। 70 साल में 75 साल में इसका अगर हल नहीं निकला तो अब इसका हल यही है कि भाई जितना जिसके पास है उसको आप तस्लीम कर लें, बॉर्डर को सॉफ्ट कर दें। सुन लेना प्लीज, सुन लें, उसको बॉर्डर को सॉफ्ट कर दें और कश्मीरियों के लिए भी कोई रिलीफ हो, कश्मीरियों के लिए भी कोई आसानी पैदा हो। वरना सर जिस तरह से ये 70 साल 75 साल गुजरे हैं, अगले भी इसी तरह से गुजरेंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ, ये फैसला आपने और मैंने नहीं करना कि कश्मीरी क्या रेजोल्यूशन चाहते हैं। इसका रेजोल्यूशन का तरीका यही है ना कि हिंदुस्तान की लीडरशिप जो है वो कश्मीर के लोगों को मुतमईन कर दे, मसला हल हो जाएगा। बाकी क्या बात रह गई है? अगर वो मुतमईन नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब उनके लिए इशू तो है ना यार, या नहीं है उनके लिए इशू? सर मैं आपकी जाती राय चाहता हूं। मेरी जाती राय है, मेरी सर सुन लेना प्लीज, सुन लिया करें ना प्लीज, सुनते नहीं आप। सर आपके मैं जाती राय जानना चाहता हूं, आप पूरी सिचुएशन को देखते हैं, आपके ख्याल में इसका, सर सुन ले प्लीज, सुन लें, इसका रियलिस्टिक हल आपके ख्याल में क्या है? कश्मीरियों को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। मेरे नजदीक जाती राय ना पाकिस्तान की चलेगी ना हिंदुस्तान की चलेगी। मकबूजा कश्मीर में बैठे हुए लोग जो फैसला करेंगे मुझे कबूल है। सर अगर वो ये कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट कश्मीर बनाना चाहते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं है, मुझे जाती तौर पे कोई इतराज नहीं है। अच्छा उसमें क्या पाकिस्तान जो है वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा? तो ये सारी डिस्कशन वहां डिस्कशन के अंदर होगी ना, यहाँ से नतीजा ना निकाले हैं। मैंने कहा कि आप डायलॉग करें, डायलॉग के अंदर जो कुछ तय होगा मैं उसके साथ। सर मैं आपकी जाती राय जानना चाहता हूं। मैंने अपनी जाती राय बताई है कि मैंने आपको बताया कि डायलॉग होना चाहिए, डायलॉग के अंदर एजेंडे रखें, जिसके जो कंसर्न है वहां रखें और जो इत्तेफाक राय होता है उसके ऊपर इत्तेफाक करें। मैं ये कहता हूं, जो मेरी मालूमात है कि पाकिस्तान कभी गिलगित बल्तिस्तान नहीं छोड़ेगा, कभी एजेके को नहीं छोड़ेगा। अच्छा हिंदुस्तान छोड़ देगा मकबूजा कश्मीर अपने नहीं छोड़ेगा, इसीलिए मैं कहता हूं ये रियलिस्टिक हल नहीं है। सर रियलिस्टिक हल की बात करें, यूटोपिया में ना जाएं। सर वी डोंट लिव इन यूटोपिया। आप इंडिया का एजेंडा कश्मीर में मुसल्लत करना चाहते हैं, वो आपको यूसुफ नजर आता है। मैं ये कह रहा हूं कि ये तय नहीं करेगा, वो तय वो करेंगे मकबूजा कश्मीर के लोग। सर इंडिया का ये एजेंडा नहीं है। अगर ये इंडिया का एजेंडा होता तो जियाउद्दीन और एमबी नकवी इसकी सपोर्ट नहीं करते। भाई जियाउद्दीन साहब जो कहते रहे हैं मेरे लिए काबिल एहतराम है, मरहूम है, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, उनका मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन सवाल यह है कि किसी के कह देने से आप उसको सारा सच ना तस्लीम करें। मैं ये कह रहा हूं बस आपको, किसी के कह देने से। सर सारा सच तो ये भी है कि इंडिया ने प्लेट में रख के कश्मीर ऑफर किया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की लीडरशिप ने उसको इनकार कर दिया। और लियाकत अली खान ने कहा था, सर सुन ले प्लीज सुन ले, लियाकत अली खान ने कहा था शौकत हयात को कि तुम मुझे पागल समझते हो कि मैं हैदराबाद दक्कन जैसी बड़ी रियासत छोड़ के कश्मीर की चंद पहाड़ियां ले लूं। ये भी सच्चाई है, ये कौम को नहीं बताते आप। वो आपके बारे में मैं फिर एक बात कहता हूं कि जब तक आप माजी से बाहर नहीं निकलेंगे ना शकील साहब, आप मसले को रिजॉल्व करें। सर जब तक आप, मेरा फाइनल पॉइंट कि आप माजी के अंदर रह के चीजों को देखने के आदी हो गए हैं। फ्यूचरिस्टिक होकर चीजों को सोचे, उसमें से वे आउट निकाले। भाई इन्हीं चीजों को वे आउट बता दिया है। आपका वे आउट आया ना, मैंने देखिए बात सुने, आपने जो वे आउट बताया ना मैंने उस पर कमेंट कर दिया है कि मैं ये समझता हूं कि जब तक चीजें डायलॉग के कॉन्टेक्स्ट में और एजेंडे के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आएंगी हम कोई वे फॉरवर्ड आगे निकल नहीं सकता। ये मेरा पॉइंट है। इस डिबेट को आप 2 मिनट में वाइंड अप करें। मेरे पार्टिंग कमेंट्स भी ले लें प्लीज। अच्छा मेरे पार्टिंग कमेंट्स ये हैं। हाँ मैं 1 मिनट सर मैं आपको लेता। सलमान साहब बात ये है, हमारा सारा जो नैरेटिव है ना वो पास्ट पर ही मुश्तमिल है कि हमारे साथ ये ज्यादती हुई, हमारे साथ ये ज्यादती हुई। जब तक आप माजी को सही तरीके से नहीं समझेंगे आप मुस्तकबिल की प्लानिंग नहीं कर सकते। अच्छा सर आपके फाइनल कमेंट्स अरविंद। मेरे फाइनल कमेंट्स ये हैं कि हिंदुस्तान के अंदर 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। हिंदुस्तान के रकबे को देखें, हिंदुस्तान की आबादी के साइज को देखें तो कश्मीर उसमें सिर्फ एक नुक्ता है, इससे ज्यादा हैसियत नहीं है कश्मीर की, सिर्फ एक नुक्ता है हमारे लिए। तो अगर आप
इसी तरह से अपनी पॉलिसीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हिंदुस्तान का कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने पहले जैसे कहा, हमारे लिए वो सिर्फ एक नुक्ता है। आप जो हैं 70-74 साल में कहां आ गए हैं, यहां से आप मजीद और बदहाली की तरफ जाएंगे। इस चीज को खुदारा समझने की कोशिश करें। ठीक है, पाकिस्तान कहाँ जाता है, कहाँ जाएगा, ये पाकिस्तान के छोड़। आप सिर्फ एक बात के ऊपर रिव्यू करें, अगर वो आपका एक नुक्ता है और उस एक नुक्ते के ऊपर आपका मौकफ ये है कि हमारा अटूट हंग है और इस पर कोई बातचीत नहीं हो सकती, तो इसके बाद फिर क्या बातचीत होगी, मुझे बता दीजिए। इसके बाद ये बातचीत होगी कि कैसे हम इस स्टेटस को मानते हुए अपने बॉर्डर्स को सॉफ्ट करें, पीपल टू पीपल रिलेशंस बनाएं, ट्रेड करें, और कैसे हम इसको, इस खित्ते को अमन का गहवारा बनाएं। आपके तमाम एजेंडे से मुत्तफिक हूं जो भी आपने बात की है। सिर्फ मेरा एक ही पॉइंट है जिसके ऊपर थोड़ा सा डिस्प्यूट आपके और मेरे दरमियान है, वो ये है कि कश्मीर का इशू भी डायलॉग के अंदर एजेंडे पे आ जाए। उसका क्या नतीजा निकलता है, वो डायलॉग को छोड़ दें हम और सर ना दें आप। अब आपका यही रवैया है ना जो डायलॉग में रुकावट बनता है। यही तो बात है बुनियादी तौर पर। जब आप भी कहते हैं यही तो रुकावट बनता है, क्योंकि आप भी यही तो मांगते हैं कि कश्मीर हमें झोली में दे दो। अच्छा, इसका मतलब है, अच्छा इसका मतलब ये हुआ, सुन ले। अब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप कहते हैं कि हम भी नहीं मानते, आप भी कहते हैं हम नहीं मानते, तो फिर तो डेडलॉक ही है ना, बस इसका क्या बेहतर। तो फिर आप सर जब हिंदुस्तान का मुसलमान, जब कश्मीर का मुसलमान ये कहता है कि हम एक हिंदू अक्सरियत रियासत में नहीं रह सकते, जो कि सैयद अली शाह गिलानी साहब ने बात कही, कोई उनसे ये पूछे कि फिर हिंदुस्तान के अंदर जो 20-25 करोड़ मुसलमान बैठा है वो किस हक से बैठा है? सिर्फ इसलिए कि आप हिंदुस्तान के 28 सूबों में से एक सूबे में, पहले 29 थे, और पहले आप 29 सूबों में से एक सूबे में आप अक्सरियत में थे, तो अब आप अलायदगी की तहरीक चलाएंगे। बिकॉज वी आर मुस्लिम्स, वी वांट अ सेपरेट स्टेट। ये रवैया आपका पूरी दुनिया भर के अंदर है, सिर्फ कश्मीर में नहीं है। यही आपका रवैया चेचनिया में था, यही आपका रवैया फिलीपींस में भी है, यही रवैया जो है इंडोनेशिया की 1-2 प्रोविंसेस के अंदर है, यही फ्रांस के अंदर है। यही रवैया इस वक्त हिंदुस्तान में भी डोमिनेंट है कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की बजाय एक बिगाड़ के एजेंडे के साथ ही आगे चलना चाहता है। वो भी स्टेटस को कोई मेंटेन रखना चाहता है ना। प्रॉब्लम हिंदुस्तान का जो एजेंडा है, मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से एक बात कहना चाहता हूं। मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। चलिए हिंदुस्तान की बात। लास्ट ईयर 2019 में जब मोदी साहब इलेक्ट होकर दोबारा आए, तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे मुसलमानों ने कहा कि हो जी, मोदी दोबारा आ गए हैं, ये तो सेकुलरिज्म का खात्मा हो गया है, ये तो जमहूरियत का खात्मा हो गया है, ये वो। तो मैंने एक प्रोग्राम में सवाल पूछा, मैंने कहा भाई आप फर्ज करें फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक मुल्क दिया जाए, एक और आपको अगर मुल्क दिया जाए जिसमें कि आप कह रहे हैं ना हमें सेकुलरिज्म दो, हमें सेकुलरिज्म दो, हमें सेकुलरिज्म चाहिए, आपको वो मुल्क दे दिया जाए और पाकिस्तान के अंदर भी माइनॉरिटीज वहां भी बदहाली में है, वो भी सेकुलरिज्म मांग रहे हैं। उन 1 करोड़ जिसमें 50 लाख हिंदू, 40 लाख जो वहां के मसीह बिरादरी की और बाकी छोटे मोटे मिला के 1 करोड़ माइनॉरिटीज को, उनको भी आप ही के हवाले कर दिया जाए। आपको भी इधर सेकुलरिज्म चाहिए, उनको भी सेकुलरिज्म चाहिए। वो जो सबसे स्ट्रॉन्ग वॉइसेस हैं सेकुलरिज्म की, वो आपकी तरफ से हैं सारी। तो अब आप ये बताएं कि आपको वो मुल्क दे दिया जाए तो उस मुल्क का निजाम क्या होगा? आप 25 करोड़ हैं, उस मुल्क का आइन बनाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाली जाती है। तो कहने लगे कि उसका निजाम तो फिर कुरान और सुन्ना होगा, शरीयत होगी। मैंने कहा वो क्यों? अब सेकुलरिज्म नहीं चाहिए। तो जब मुसलमान मेजोरिटी में आ जाता है तब तो उसे सेकुलरिज्म को वो गाली देता है, जब वो माइनॉरिटी में आ जाता है उस वक्त उसको सेकुलरिज्म चाहिए होता है। तो अपने इस मुनाफिकाना रवैये को तब्दील करें, दुनिया में भी आपकी एक्सेप्टेंस होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि पाकिस्तान ने अगर सेकुलरिज्म तक जाना है तो इसका रास्ता जो है वो पार्लियामेंट के अंदर से जाएगा ना, पार्लियामेंटेरियन ही तय करेंगे ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वही करेंगे ना, मैं तो नहीं करूंगा भैया। सवाल यह है कि रास्ता तो वही है ना। अब आपका तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो सेकुलरिज्म की गारंटी देता है ना, लेकिन वहां जो कुछ हो रहा है वो उसके अगेंस्ट हो रहा है ना। इसलिए पाकिस्तान के अंदर भी जो कुछ हो रहा है सेकुलरिज्म के अगेंस्ट। सर ऐसा है, इंडिया सेकुलर है क्योंकि हिंदू सेकुलर है।
हम ये जो है सारे जो वाकयात होते हैं ये कौन करता है? ये जो सारे वाकयात होते हैं वो कौन करता है? एक सेकंड, आप मुझे एक सवाल पूछे, एक सेकंड मेरी जवाब दीजिए ना पूरी बात। ये कोई बात ना हुई ना, सवाल तो आपने पूछ लिया, मुझे जवाब देने का हक बनता है ना मेरा, जरा लंबा जवाब नहीं दूंगा। इंडिया सेकुलर है क्योंकि हिंदू सेकुलर है। हमारे यहाँ पर इतने हजार देवी देवता हैं, उनमें एक अगर अल्लाह भी घूमता फिरता हो, हमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वहां आ जाती है जहां अल्लाह को मानने वाले हैं, वो दूसरे के लिए स्पेस नहीं छोड़ते हैं। देखिए, जब आप कहते हैं ना कि रियासत का कोई मजहब नहीं होता, तो माशाल्लाह मोदी साहब ने तो रियासत को बतौर हथियार इस्तेमाल करके इस वक्त जो कुछ वो कर रहे हैं ना, आज भी हमारे कोई मजहब नहीं है। मोदी साहब ने, आपका नहीं होगा, लेकिन मोदी साहब का है। तो भाई मोदी साहब की तकरीरें सुन ले, नहीं देते मजहब के नाम पे। मोदी साहब को सुन ले, हिंदुआता की वो हर तकरीर के अंदर, और साथ मोदी साहब हर तकरीर के अंदर हिंदुआता की बात करते हैं। आप कहते हैं मजहब की बात नहीं करते, वो बात नहीं करते, वो हिंदुत्व की कोई बात नहीं करते। आप उनकी तकरीरें सुन लेना जरा, आपको पता चल जाएगा कि वो करते हैं नहीं करते। मैंने आपको बताया था, मेरी बात सुने, मैंने आपको बताया था जब वो इंतखाबी जलसों से खिताब करते हैं तो मुस्लिम दुश्मनी और पाकिस्तान दुश्मन, मुस्लिम, मैं लफ्ज मुस्लिम कहता हूँ, मुस्लिम दुश्मनी के एजेंडे पे तकरीरें करते हैं नहीं करते? वो मोदी साहब नहीं करते, छिटपुटिए आसपास के लीडर हैं, वो कोई कर दे तो मैं कह नहीं सकता। और मोदी साहब ने कभी कहा कि जी मैं इस एजेंडे का हामी नहीं हूँ, जो बातें आप करते हैं अपनी तकरीरों में कहा है। 80% मुसलमानों को स्कॉलरशिप नहीं देते। अगर भाई ये सारी बातें, अब आप देखिए ना, आप हिंदुस्तान को और मोदी साहब को और वहां के हिंदुओं को इस अंदाज से पेश कर रहे हैं कि जी इनका कसूर कोई नहीं है, कोई 2-4 लोग करते होंगे तो उनका मसला होगा। और यहाँ बातें तो सारी की सारी जो है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो हो रही है, जरा पाकिस्तान को 2 मिनट के लिए पीछे छोड़ दें। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी इधर उठा रही है, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के कॉन्टेक्स्ट में, मिनोरिटीज के कॉन्टेक्स्ट में, आप उनकी बात मानने छोड़ दें पाकिस्तान को। सर एक मिनट, सर मेरा ख्याल हम कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड करें जी, कंक्लूड करें। अच्छा सलमान साहब कंक्लूड करते हैं, तो आप सर जाती राय अपनी बताइए, क्या आप चाहते हैं कि सेकुलरिज्म अच्छी चीज है और पाकिस्तान को भी एक सेकुलर मुल्क होना चाहिए? और दूसरा सर, जो पाकिस्तान में नारा लगाया जाता है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इनसे आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? मेरा मौकफ ये है कि ये फैसला जो है ना पाकिस्तान ने करना, ना हिंदुस्तान ने करना, ये फैसला मकबूजा कश्मीर में बैठे हुए लोगों ने करना है। जो वो फैसला करेंगे मैं उसको कबूल करूंगा, ये मेरी जाती राय है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को एक सेकुलर स्टेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मेरी जाती राय यह है कि पाकिस्तान को एक इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी से हटकर एक ऐसी वेलफेयर स्टेट की तरफ जाना चाहिए जहां हर तबके के, हर फिरके के, हर मजहब के, हर रंग नस्ल के लोगों को हर तरह की फिक्री आजादी होनी चाहिए। दिस इज द मेरा, रियासत मदीना की तरफ जाना चाहिए। नहीं, मैंने आपको जो बात की ना वो उस तक महदूद रहे ना, जो बात मैंने आपसे की है। मैंने कहा है कि मैं हर तरह के मैंने बता दिया। स्टेट के अंदर, इस्लामिक स्टेट में गैर मुसलमानों के क्या हुकूक होंगे? अच्छा, मैंने आपसे ये कहा है कि मैं एक ऐसी रियासत का हामी हूँ जिसके अंदर तमाम तबकात, चाहे उनका मजहब व फिरका, जो भी उनके डिफरेंसेस हैं, उनको रिस्पेक्ट दिए बगैर, उनको राइट दिए बगैर अगर कोई चीज चलती है तो मैं तो उसका हामी हूँ। लेकिन पाकिस्तान की रियासत, जी पाकिस्तान के आईन में सर ये लिखा है कि कोई नॉन मुस्लिम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता। इसके आप हक में हैं कि खिलाफ हैं? मैं समझता हूं कि होना चाहिए। कोई ऐसा मसला नहीं, अगर पार्लियामेंटेरियन तय करेंगे तो मुझे कोई इतराज, ये पार्लियामेंट ने तय करना है, या मैंने तय नहीं करना, पार्लियामेंट आएगी। जाती राय सर, जाती राय जी मैंने बता दी जाती राय कि मैं इसका हामी नहीं हूं जो ये पाबंदी है, मैं तो बता चुका हूं। चले, अच्छी बात। तो इसी के साथ मैं आप दोनों से इजाजत चाहता हूं, सलमान आबिद साहब और अरविंद सहारन, आपने मुझे वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू, खुदा हाफिज।